अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हम देखेंगे अफ़ादा और अफ़ादा के मुख्तलिफ पहलू। ठीक है, तो अफ़ादा के बारे में देखने के लिए हम पहले देखते हैं, हमारे पास ये पेज नंबर 17 पर मौजूद है। अफ़ादा क्या होता है, यानी कि अफ़ादा बेसिकली चीज़ क्या है। तो इसको अगर हम देखें तो दुनिया में, कायनात में जितनी भी शय हैं वो कोई ना कोई ज़रूरत, कोई ना कोई हाजत पूरी करती हैं। किसी शय की इस खूबी या वास्फ़ को क्या कहा जाता है, अफ़ादा कहा जाता है। यानी मसलन पेन में लिखने की खूबी है, प्यास बुझाने की शरबत में खूबी है। लेकिन याद रखना है कि किसी भी शय में हर शख्स के लिए यकसा अफ़ादा नहीं हो सकता। यानी एक आम आदमी के नज़दीक एक शय में अफ़ादा ज़्यादा हो, जबकि दूसरे शख्स के लिए इसी चीज़ में अफ़ादा कम भी हो सकता है। मसलन कमरे इम्तिहान में पेन की आपको ज़्यादा अफ़ादा रखता है, जबकि आम हालात में इसकी शिद्दत इतनी नहीं होती। तो हम ये कहते हैं कि इसका आम हालात में इस कदर अफ़ादा नहीं होता। आज हमने जो देखना है वो हमारे पास अफ़ादा के मुख्तलिफ पहलू हैं। तो हम देखेंगे हमारे पास हम अफ़ादा के पहलू क्या हैं। इब्तदाई अफ़ादा होता है मुख्ततिम अफ़ादा, मुस्बत अफ़ादा, सिफ़र अफ़ादा, मनफ़ी और कुल अफ़ादा। इनको फिर हम इनकी डायग्राम गोशवारे में भी समझेंगे, डायग्राम में समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हमने डेफ़िनेशन देखनी है। किसी शय से हासिल होने वाली तस्कीन को अफ़ादा कहा जाता है, यानी वो खूबी जिससे कोई हाजत पूरी हो जाए, वो उस चीज़ की खूबी क्या कहलाती है, अफ़ादा कहलाती है। मसलन पेन में लिखने का अफ़ादा पाया जाता है। अब हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करेंगे। इब्तदाई अफ़ादा यानी कि बुनियादी शय, यानी पहली इकाई से हासिल होने वाला, जैसे ये हमारे पास है पहली इकाई से हासिल होने वाला अफ़ादा। इसके बाद मुख्ततिम अफ़ादा यानी हर अगली इकाई। ये देखें पहली से दूसरी इकाई, तो पहली के बाद जो दूसरी इकाई में यानी कुल अफ़ादे में जो तब्दीली आती है वो क्या होती है, मुख्ततिम अफ़ादा कहलाती है। यानी हर अगली इकाई पर, यानी कि हर एक की इंडिविजुअल जो बात की जाएगी तो वो हमारा मुख्ततिम अफ़ादा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास मुस्बत अफ़ादे की बात आती है। मुस्बत अफ़ादा अगर हम बात करें तो मुस्बत अफ़ादा जब कुल अफ़ादा आपका ज़्यादा हो रहा होता है लेकिन मुख्ततिम अफ़ादा सिफ़र अभी ना हो, तो ये हमारे पास मुस्बत अफ़ादा होता है। देखिए हमने फ़र्ज़ किया यहाँ पे हमारे पास टेबल में, ये देखिए जब तक हमारा मुख्ततिम अफ़ादा क्या है, अभी सिफ़र से ज़्यादा है और कुल अफ़ादा भी बढ़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं मुस्बत अफ़ादा। यानी कि ऐसा नुक्ता जहाँ पे आपके पास मुख्ततिम अफ़ादा सिफ़र ना हो और आपका कुल अफ़ादा भी कुछ ना कुछ बढ़ रहा हो, कुछ ना कुछ बढ़ रहा हो, तो इसे हम कहते हैं मुस्बत अफ़ादा। इसके बाद होता है सिफ़र अफ़ादा, यानी कि वो नुक्ता जिस पर आपका कुल अफ़ादा क्या है, नुक्ते सीरी पर यानी कि इंतहा पर पहुँच जाए। अब आप मज़ीद उसकी शय की आपको ज़रूरत ना रहे, तो वो आपके पास होता है सिफ़र अफ़ादा। लेकिन शर्त है कि मुख्ततिम अफ़ादा उस वक़्त सिफ़र हो जाए, यानी कि गिरते-गिरते ज़ीरो हो जाए। तो ये हमारे पास देखिए सिफ़र अफ़ादा। अब कुल अफ़ादा क्या है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई लेकिन वो काम भी नहीं हुआ। लेकिन मुख्ततिम अफ़ादा इतना कम हो गया कि सिफ़र हो जाए, तो ये फिर हमारे पास होता है सिफ़र अफ़ादा, यानी कि कुल अफ़ादा इंतहा पर, जबकि मुख्ततिम अफ़ादा हर अगली इकाई का अफ़ादा अगर सिफ़र हो जाए तो ये हमारे पास सिफ़र अफ़ादा होगा। इसके बाद हमारे पास होता है मनफ़ी अफ़ादा, यानी कि कुल अफ़ादे में कमी हो जाए, मुख्ततिम अफ़ादा सिफ़र से गिर जाए। ये देखिए मुख्ततिम अफ़ादा क्या हुआ है, 0 से -5 हो गया है, जिसकी वज़ह से क्या हुआ, कुल अफ़ादा भी गिर गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास मनफ़ी अफ़ादा है, यानी इसके बाद वाला हर अगली इकाई काम करेगी और साथ हमारे कुल अफ़ादे को भी काम होना पड़ेगा। ये हमारे पास होता है मनफ़ी अफ़ादा। लास्ट में हमने देखा कुल अफ़ादा, यानी कि तमाम इकाइयों से हासिल होने वाला अफ़ादा क्या होता है, कुल अफ़ादा होता है। यानी पहली से 7वीं इकाई तक तमाम अफ़ादों को अगर प्लस कर दिया जाए तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास कुल अफ़ादा कहलाता है। अब हमने टेबल में आपने पहले देख लिया क्यू हमारे पास इकाइयाँ हैं, मुख्ततिम अफ़ादा एमयू, टी जो हमारे पास कुल अफ़ादा होता है, इकाइयों को 1 2 3 यूँ लिख सकते हैं। मुख्ततिम अफ़ादा यानी हर अगली इकाई जो है वो पहले से कम अफ़ादा देती है, जैसे ये 20 15 10 5 0 -5 -10। फिर हर जितनी इकाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं उनका सम होता है कुल अफ़ादा, यानी कि पहली इकाई इस्तेमाल की सिर्फ तो 20, 2 इकाइयाँ इस्तेमाल की तो 20 प्लस 15 यानी कि 35, फिर 3 इकाइयाँ तो 20 15 10 प्लस किया तो ये चौथी इकाई पर ये 20 15 10 5 को प्लस किया तो हमारे पास आ गया। फिर आपकी 5वीं इकाई यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा। इस तरह तमाम इकाइयों को, अगर जितनी इकाइयाँ होती हैं उनको आपस में सम अप किया जाए तो हमारे पास कुल अफ़ादा भी हमें मालूम हो जाता है। अब इसी चीज़ की हम वज़ाहत अगर देखें तो हम गोशवारे में हम निकाली डायग्राम में ऐसे करेंगे कि हमने ओ वाई पर मुख्ततिम अफ़ादा कुल अफ़ादा को लेना है, ओ एक्स पर हमने क्या करना है, इकाइयों को शो करना है। अब हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास पहली इकाई जहाँ पे जैसे पहली इकाई पर हमें मुख्ततिम अफ़ादा भी 20 मिलता है, कुल अफ़ादा भी 20 है, तो नुक्ता ए बन जाता है। फ़र्ज़ करते हैं दूसरी इकाई होती है, दूसरी इकाई पर मुख्ततिम अफ़ादा 15 हो जाता है, ये देखें, और कुल अफ़ादा क्या होता है, 35 हो जाता है। तीसरी इकाई जब हमने देखी तीसरी इकाई इस्तेमाल की तो उस सूरत में क्या होता है, कुल अफ़ादा
आपका क्या होता है 45 हो जाता है और मुख्ततिम अफादा आपका 10 हो जाता है। इसे डी इधर क्यू कह देंगे, यहाँ पे सी कह देंगे। चौथी इकाई की बात की जाए तो कुल अफादा हमारा क्या होता है, हमारा 50 हो जाता है। कुल अफादा हमारा यहाँ पे क्या है 50। जबकि हमारे पास मुख्ततिम अफादे की अगर हम बात करें तो मुख्ततिम अफादा हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे मुख्ततिम अफादा हमारा 5 हो जाता है। पाँचवीं इकाई की बात करें तो पाँचवीं इकाई पर मुख्ततिम अफादा हमारे पास सिफर है, ये देखें, और कुल अफादा हमारा फिर 50 है। तो इस तरह हम कहते हैं छठी इकाई जब इस्तेमाल की जाती है तो मुख्ततिम अफादा -5 हो जाता है, जबकि कुल अफादा क्या होता है 45 हो जाता है। फिर हम सातवीं इकाई की बात करें तो ये अफादा मुख्ततिम जो होता है वो हमारे पास -10 हो जाता है और कुल अफादा हमारे पास 35 हो जाता है। अब अगर हम नुक्ता ए बी सी डी ई एफ जी को प्लस करें तो हमें जो ख़ात हासिल होगा ये हमारे पास कौन सा है, टी यू कुल अफादा का है। और अगर ए पी क्यू आर एस टी यू को इस्तेमाल करें तो इस तरह ख़ात जो बनेगा मनफी झुकाव रखेगा, ये हमारे पास कुल अफादा मुख्ततिम अफादा का ख़ात होगा। आपने याद रखना है कि कुल और मुख्ततिम अफादे के दरमियान जो होता है वो लिंक पाया जाता है, यानी कि मुख्ततिम अफादा हर अगली इकाई का अफादा होता है, जबकि कुल अफादा तमाम इकाइयों को प्लस करने से हासिल होता है। तो इस तरह हमेशा मुख्ततिम अफ़ादे का ख़त जो होता है वो माइनस में जा सकता है, लेकिन कुल अफ़ादे का ख़त हमेशा क्या होता है, पहले तेज़ी से बढ़ता है, फिर क्या करता है बढ़ता है और फिर आहिस्ता-आहिस्ता गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन इतना कभी भी नहीं गिरता कि वो माइनस में चला जाए। तो आपने याद रखना है कि टीयू का ख़त आपका पॉज़िटिव ही होना चाहिए और एमयू का ख़त आपका नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि हमने पहलू देखने थे, तो पहलू में हमने बताया अफ़ादा क्या होता है, इब्तिदाई अफ़ादा क्या होता है, मुख्ततिम अफ़ादा मुस्बत, यानी कि जब अभी आपका मुख्ततिम अफ़ादा क्या हो 0 से ज़्यादा हो, फिर हमने सिफ़र अफ़ादे के लिए सिफ़र को लिया, फिर हमने मनफ़ी अफ़ादे को ज़ाहिर करने के लिए गिरा दी इसकी वैल्यू, यानी मुख्ततिम अफ़ादे को -5 में किया। इस वजह से हमारा ख़ात क्या हुआ, माइनस होना शुरू हो गया। फिर हमने क्या किया, कुल अफ़ादे की बयान किया, यानी कि तमाम इकाइयों का अफ़ादा प्लस किया, तो ये हमारे पास कुल अफ़ादा है। तो आपने याद रखना है कि हमेशा एमयू का ख़ात मनफ़ी झुकाव रखता है, टीयू का ख़ात पॉज़िटिव ही झुकाव रखेगा। गिरना भी शुरू करेगा तो वो 0 से नीचे नहीं जाएगा। इसके बाद दोबारा से हम रिवाइज़ कर लेते हैं, अफ़ादा किसी चीज़ की वो खूबी होती है, वो वस्फ़ होता है, यानी जिससे इंसान की कोई हाजत पूरी हो जाए, यानी कि वो हाजत जो आपकी पूरी करे कोई चीज़, वो आपकी अफ़ादा कहलाती है। मसलन यानी पेन में अब लिखने की सलाहियत है, तो पेन हमारी कौन-सी हमारी हाजत पूरी कर रहा है, लिखने की। तो ये इसका अफ़ादा है, लिखने की सलाहियत जो पेन में पाई जाती है, वो हमें पेन का अफ़ादा देती है। इसके बाद हमने देखे पहलू, इब्तिदाई अफ़ादा, मुख्ततिम अफ़ादा, मुस्बत अफ़ादा, सिफ़र अफ़ादा, मनफ़ी और कुल अफ़ादा। हमने गोशवारा भी बनाया, गोशवारे में हमने खुद से इकाइयाँ फ़र्ज़ कर ली। आप भी कोई भी इकाइयाँ ले सकते हैं, यानी 1, 2, 3 जितनी भी आप लें। मुख्ततिम अफ़ादा को याद रखिएगा कि बनाते हुए हर अगली इकाई का अफ़ादा पहले से काम होना चाहिए। और एमयू को अगर आपस में प्लस किया जाए, यानी पहली दूसरी इकाई को प्लस करें, तो आपको कुल अफ़ादा का टेबल खुद ब खुद आपका तैयार हो जाता है। फिर आपने ओ वाई पर हमेशा क्या होता है, एमयू और टीयू को लिया जाता है, यानी मुख्ततिम अफ़ादा कुल अफ़ादा को लिया जाता है, जबकि ओ एक्स पर हम इकाइयों को लेंगे, ठीक है। फिर आपने दोनों पॉइंट्स इकट्ठे लेने हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने पहली इकाई पर देखें दोनों का मुख्ततिम अफ़ादा कुल अफ़ादा क्या है 20 है, जबकि दूसरी इकाई पर क्या होता है, ये 15 होता है, जबकि कुल अफ़ादा 35 होता है। तीसरी इकाई पर आपके पास 10 और 45 है। चौथी इकाई पर ये हमारे पास 5 और हमारे पास 50 है। पाँचवीं इकाई पर 0 और 50 है। छठी इकाई पर हमारे पास क्या है, -5 और 45। सातवीं इकाई पर -10 और हमारे पास 35 है। तो आपने इन पॉइंट्स को एक साथ इंटरलिंक करके बनाना है। उसके बाद बेशक आप इनको रब कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इनको लाइनों को रेज़ कर सकते हैं, तो फिर इसके बाद आपके पास ये डायग्राम ऑटोमेटिकली बन जाएगी। आपको इसलिए बताया गया कि आपको पता होना चाहिए कि आपने डायग्राम को कैसे बनाया। इन द एंड आपने इन लाइनों को इतना हल्का रखना है कि रेज़ की जा सकें। तो याद रखिएगा कि मुख्ततिम अफ़ादा का मनफ़ी झुकाव होता है, कुल अफ़ादा क्या होता है, पहले तेज़ी से बढ़ता है, फिर कम होता है और फिर गिरना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि वो गिरते-गिरते अभी 0 से ज़्यादा ही होगा। कुल अफ़ादा हमेशा क्या होता है, वो 0 से ज़्यादा ही रहता है। तो ये आज का आपका टॉपिक था। आई होप सो कि आपको फर्स्ट ईयर समझ आ गई होगी।